नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान, 10 को नतीजे। आज से आचार संहिता लागू, 1 साल के भीतर दूसरी बार विधानसभा चुनाव। पोस्टल बैलेट के जरिए जल्द मतदान कर सकेंगे एनआरआई, चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर केंद्र राजी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह में मांगी कार्ययोजना। तृणमूल के बड़े नेताओं तक पहुंची शारदा चिटफंड घोटाले की आंच, पूछताछ के लिए मुकुल राय तलब। टीएमसी का सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे पर रक्षा और परमाणु ऊर्जा होंगे बातचीत के मुख्य मुद्दे। जॉन कैरी ने कहा, आर्थिक साझेदारी होगी मजबूत। और औद्योगिक उत्पादन में सुधार, नवंबर में 3.8% की दर से वृद्धि, लेकिन दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5% पहुंची। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। अक्टूबर में घटने के बाद नवंबर में औद्योगिक उत्पादन दर यानी आईआईपी में तेजी देखने को मिली है। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। यह दर 3.8% रही। अक्टूबर 2014 में आईआईपी की दर -4.2% दिखी थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती से ये सुधार हुआ है, लेकिन महंगाई दर से उम्मीदों को झटका भी लगा है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर में रिटेल महंगाई की दर बढ़कर 5% हो गई, जबकि नवंबर 2014 में रिटेल महंगाई दर 4.34% पर थी। खाने पीने की चीज़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महीने दर महीने के आधार पर दिसंबर में खाद्य महंगाई दर 3.14% से बढ़कर 4.78% हो गई है। आरबीआई को अब ये देखना है कि हम सेक्रीफाइस करें ग्रोथ को या कंटेन करें इन्फ्लेशन को। कंटेन अगर इन्फ्लेशन को करना है तो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 वर्ष का जो अनुभव रहा है वो सफल नहीं रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसमें सॉफ्टनिंग धीरे धीरे करके लानी चाहिए। और कृति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। कृति, जिस तरीके के आंकड़े आए हैं और जो उम्मीद लग रही थी, ऐसे में अब क्या आगे विकल्प दिख रहे हैं आरबीआई के सामने? कृति, आपको आवाज मिल रही है? जी कविंद्र, देखिए जो दिसंबर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू थी, उसमें लगातार 5वीं बार आरबीआई ने रेपो रेट को 8% पे बरकरार रखा था। ये इसके बावजूद था जब उन पर बहुत दबाव था सरकार का भी, खासकर कि वित्त मंत्री का और इंडस्ट्री लॉबीज का, क्योंकि उनका कहना था कि जब होलसेल इन्फ्लेशन अपने 5 साल के निचले स्तर यानी कि 1.77% पर है, तो उनका कहना था कि इंटरेस्ट रेट कट एक लाजमी सी बात है। लेकिन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कहना था कि कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट बहुत ही प्रीमेच्योर होगी। और अगर हम आज के आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं उनकी बात जस्टिफाई भी होती है। लेकिन आरबीआई ने महंगाई दर का टारगेट अपना 6% रखा है और आज के आंकड़े 5% दिखाते हैं। तो अभी भी आरबीआई के पास एक ब्रीदिंग स्पेस है कि वो आने वाली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इंटरेस्ट रेट में कमी लाए। जी कविंद्र। शुक्रिया कृति इस अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ शिशिर सिन्हा हैं जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर है हिंदू बिजनेस लाइन से। स्वागत है आपका। आप समझने की कोशिश ये करेंगे कि असल में जो आंकड़े हैं किस दिशा की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाते दिख रहे हैं, कहां पर राहत है और कहां पर हर्डल पहले से ज्यादा मुश्किल दिखते हैं। देखिए, जो रिजर्व बैंक का टारगेट था रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 2015 जनवरी में 8% का था और 2016 जनवरी में 6% का था। आज की तारीख में अगर 5% है, जो 4.3 से थोड़ा सा बढ़ा है और 5% पे आया है, यहाँ पर एक संकेत दे रहा है रिजर्व बैंक को कि आप अभी घटा सकते हैं। लेकिन डर है, डर ये है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, जिसकी बात रिजर्व बैंक बार बार करता रहा है कि महंगाई दर बढ़ने की आशंका जो है वो बनी हुई है। और अगर आप आंकड़े देखें तो अभी के जो आंकड़े आए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है कि दूध के दाम कम नहीं हुए हैं। अगर फल की हम बात करें तो 14% से ज़्यादा की बढ़ोतरी महंगाई दर में देखने को मिल रही है। महंगाई दर में बढ़ने की दर में 14% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये एक चिंता का विषय है। खाद्य अभी भी बहुत नीचे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी इंटरनेशनल प्राइसेस तो नीचे हैं,
यानी कि मेटल के प्राइसेस नीचे हैं, ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं, तो आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में सेल गैस को लेकर के जो एक बना हुआ है माहौल कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, आखिर आपको एक बात समझना होगा कि अगर ओपेक कंट्रीज़ क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? उसकी वजह बहुत साफ है। सेल गैस का जो कॉस्ट आता है वो लगभग $62-63 के करीब में आता है, और आज हम इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस देखें क्रूड के तो वो 60 के नीचे है। इनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सेल गैस का एक्सपेंशन ना हो दिया जाए, और ये यदि नहीं हो पाएगा तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगले 3 से 6 महीने में क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के आसार बन रहे हैं, और ये जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है इसने आरबीआई के हाथ बांधे रखे। तो क्या शिशिर ये कहें कि जिस तरीके के इंटरनेशनल जो इस वक्त तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे लिए मुफीद दिख रहे थे, उसके बावजूद इन्फ्लेशन की जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ख़तरा न सिर्फ बरकरार है बल्कि मैं कहूँ कि अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं या दूसरे फैक्टर नेगेटिव होने शुरू होते हैं तो कहीं तेज़ी के साथ ही बढ़ेगा। बिल्कुल, एक बात आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरें नहीं घटा रहा है तो ये उसकी मनमानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विवेकपूर्ण सोच है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आपके पास रबी की फसल अच्छी हो जाती है और अगले 2-3 महीने तक अगर इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड के 60 के करीब में बने रहते हैं तो यकीन मानिए कि 2015 में कम से कम आप 1% की कटौती ब्याज दर में देखेंगे। लेकिन जनवरी में थोड़ी बहुत आप शुरुआत उसकी देख सकते हैं 0.25% से, क्योंकि एक इशारा देना है, एक संकेत देना है। और चूंकि आज एक और आंकड़े आए हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए आंकड़े आए हैं, आना चाह रहा था। हाँ, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये इशारा कर रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा अगर इससे बूस्ट करें तो काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। और जो हमारा टारगेट है 5.5-5.7% का ग्रोथ 2014-15 में और 2015-16 में करीबन 6.5% का, उसको हम अचीव करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिसकी इंडस्ट्री को डिमांड है रेट को लेकर कि उसे कम किया जाए, और जो फिलहाल संकेत मिल रहे हैं डाटा से प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ फील्ड में खासतौर पर एक बेहतर तरीके देखें, जबकि कई सारे मामले हम मैं कहूँ कि कोर्ट में चल रहे हैं और पॉलिसी को लेकर एक हर्डल सा बना हुआ, तो उसके बाद आपको लगता है कि एक सही दिशा की तरफ वहाँ पर आंकड़े जरूर दिख रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखिए हम लोग जब इंडस्ट्रियल आंकड़े जो हैं, चूँकि हमारे पास टाइम लैग के साथ आता है, अभी जो आंकड़े आपके पास आए नवंबर के आए हैं, जनवरी का महीना चल रहा है। एक और डेटा होता है जिसको हम लोग HSBC परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं। ये 500 कंपनियों के सर्वे के बेसिस पे किया जाता है, और वो ये बताते हैं कि नए ऑर्डर कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग का क्या ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो जो आंकड़े हैं वो बहुत इंकरेजिंग है। अगर अक्टूबर में ये 51.6 था तो नवंबर में 53.6 हो गया। आप देखिए अक्टूबर में आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था -4.2 था, और नवंबर में वो 3.8% हो गया। अब दिसंबर में जो HSBC PMI है वो 54.5 है, यानी कि दिसंबर के जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आएंगे फरवरी के महीने में वो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव होंगे। एक अच्छी बात यह है कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स, इन तीनों सेक्टर में हम एक्सपेंशन देख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है कि जहाँ पर ज़्यादा जॉब क्रिएट होता है कैपिटल गुड्स सेक्टर में, वहाँ पर हम ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। यदि वहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगा और मैन्युफैक्चरिंग एक धीमी रफ्तार से बढ़ेगा तो जो जॉब क्रिएशन के लिए हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हर साल आपके पास कम से कम 12 लाख नए जॉब जो है वो बनने चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। वो एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे भी बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल पिक्चर होगी आपके दिसंबर और जनवरी के महीने की, वो बहुत इंकरेजिंग होगी। तो क्या शिशिर ये कहा जाए कि बजट से पहले सरकार को जिस तरीके के आंकड़ों की ज़रूरत या फिर जिन संकेतों को समझने की ज़रूरत होती है उस दिशा में है, यानी कि सरकार के लिए बजट में जो उसके कई सारे कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, उस दिशा में वो बढ़ सकती है, या अभी भी कुछ हर्डल हैं, इंतज़ार करना होगा? नहीं, देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ी अभी चिंता का विषय ये है कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, और बजट में अगर रियायत देनी है, राहत देनी है, तो वो तभी संभव हो पाएगा कि दिसंबर और जनवरी के आंकड़े, यहाँ तक कि फरवरी के भी आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव हों। वो पॉजिटिव होगा तो एक सिग्नल दे सकते हैं। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? सस्ती पूंजी चाहिए, टैक्स में रियायत चाहिए, वो उद्योग लगा लेंगे। अगर आप उसको थोड़ी बहुत रियायत बजट के जरिए दे दें और 0.25% की कटौती अगर जनवरी के महीने में, इस महीने में रिजर्व बैंक कर देता है, जो उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि फरवरी में बजट के ठीक पहले सरकार के पास आंकड़ों का एक
एक कह सकते हैं कि गुच्छा होगा, एक गुलदस्ता होगा जिसके ज़रिए वो एक अच्छे खासे लोक लुभावन बजट आपके सामने रख सकते हैं। चलिए शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के समझाने के लिए असल में जो आंकड़े हैं ये किस दिशा में इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारी पहली खबर और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे। रहिएगा हमारे साथ। और बात दिल्ली की, जहां पर 13 महीने के बाद दूसरी बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके मुताबिक 7 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 फरवरी को नतीजे आएंगे। राजनीतिक दलों के पास चुनाव प्रचार करने के लिए महज 25 दिन है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई। The Commission fixes schedule of election. Date of notification is 14th January. That is Wednesday, the 14th January. Last date of making nomination is the 21st January, which is Wednesday again. Date of scrutiny is 22nd January, which is Thursday. Last date for withdrawal is 24th January, which is Saturday. Date of poll, the 7th February, Saturday. Date of counting, 10th February, Tuesday. दिल्ली में 1,30,00,000 मतदाता हैं जो 11,763 मतदान केंद्रों पर वोट डाल सकेंगे। राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार नोटा का विकल्प होगा। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम होने की बात कही है। As per the orders of the Supreme Court, nota facility shall be provided in all the electronic voting machines. चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में 15 फरवरी से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। दिल्ली में साल 2013 में हुए चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तब बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 49 दिन के बाद ही केजरीवाल ने 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां एक और पिछली बार 49 दिन सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर केजरीवाल के नाम पर मतदाताओं को मनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन और मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर पशुपेश में हैं। कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने देरी से चुनाव कराने का मुद्दा बनाया, तो वहीं बाकी दलों ने चुनाव के लिए तैयार होने का दावा किया। बहुत दिनों से दिल्ली की जनता एक स्थिर, एक स्थायी सरकार की अपेक्षा कर रही है और बहुत दिनों से बहुत सारे कारण ऐसे रहे कि दिल्ली की जनता को स्टेबल सरकार मिल नहीं पाई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे और हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। देखिए, दिल्ली के कैंट के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को उनकी रैली का जवाब दे दिया है। जो वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी का नाम लेते हैं, आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती है। दिल्ली के लोगों ने बता दिया है, वो कैंट जहाँ से कभी कांग्रेस को वोट नहीं पड़ता था, हमारा और बीजेपी का फासला मात्र केवल 700 वोट का रह गया और आम आदमी पार्टी डिस्टेंस थर्ड है। तो ये गुजरात मॉडल दिल्ली में फेल हो गया। आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है और हम बहुत दिन से इन तारीखों का इंतजार कर रहे थे। अब मैं दिल्ली वालों से अपील करूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी सरकार चुने जो उन्हें वास्तव में महंगाई कम करके दिखा सकती है, जो भ्रष्टाचार रोक के दिखा सकती है। ऐसी सरकार चुने, ऐसी सरकार ना चुने जो बस सिर्फ भाषण देती है और जब करने की बारी आती है तो सिर्फ ज्ञान बांटने लगती है। ऐसी सरकार से बचें। देश में प्रवासी भारतीयों के वोट देने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पोस्टल बैलेट के जरिए NRI के वोटिंग संबंधी चुनाव आयोग के प्रस्ताव से वो सहमत है। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अमल के लिए केंद्र को 8 हफ्ते का समय दिया है। विदेशों में रहने वाले भारतीय अभी पोस्टल बैलेट के जरिए सरकार चुनने में भूमिका निभा सकेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे चुनाव आयोग की वो सिफारिश मंजूर है जिसमें NRI को वोट का अधिकार देने की बात कही गई है। Central government has made its stand very clear. They said that they are accepting the recommendations of the Election Commission letter and spirit that has been recorded by the Supreme Court in its order.
Now, the way of implementation, Supreme Court said, has to be at the earliest. And for that, the modality of implementation, they'll let the court know in 8 weeks' time. चुनाव आयोग की एक समिति एनआरआई को वोट डालने के लिए ई पोस्टल की व्यवस्था की सिफारिश कर चुकी है। सरकार की ओर से वोटिंग की सिफारिश माने जाने के बाद उसे कोर्ट को 8 हफ्ते में मतदान के तरीके के बारे में भी बताना है। सरकार का कहना है कि इस मामले में विस्तार से चर्चा और मौजूदा कानूनों में बदलाव करने के लिए समय लगेगा। एनआरआई इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग उसको देखता भी नहीं, उसका प्रॉब्लम्स सुनने के लिए गवर्नमेंट को कुछ खास तौर से इंटरेस्ट भी नहीं। सो अभी इसके वजह से बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो सुनना ही पड़ेगा। पिछले दिनों सरकार ने पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड का मर्जर करने का भी फैसला किया था। फिलहाल 114 देशों में ये व्यवस्था है, जिनमें 20 एशियाई देश हैं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। तृणमूल नेता मुकुल राय को शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। राय ने बताया कि वो फिलहाल दिल्ली में हैं और कोलकाता लौटते ही जांच एजेंसी के सामने हाजिर होंगे। राय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास बताया जाता है। उधर टीएमसी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस मामले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा और टीएमसी के राज्यसभा सांसद संजय बोस के अलावा निलंबित सांसद कुणाल घोष जेल में हैं। আর বিজেপির হেডকোয়ার্টার্স তো এখন সিবিআই এর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে ব্যস্ত একটি দপ্তর, যাদের কাজ হচ্ছে আঞ্চলিক দলগুলির পেছনে লাগা, যাদের কাজ হচ্ছে এই রাজ্যে। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने आज राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातचीत के एजेंडे का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच रक्षा और परमाणु ऊर्जा पर बातचीत होगी। इसके अलावा कैरी ने जलवायु परिवर्तन और आर्थिक साझेदारी को भी बातचीत का अहम मुद्दा बताया। भारत दौरे पर आ रहे ओबामा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। 7वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत से रिश्तों पर अमेरिका की सोच को सामने रखा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसी रिश्तों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें जलवायु परिवर्तन, परमाणु बिजली में सहयोग, रक्षा और आर्थिक साझेदारी अहम है। We are committed to working with India to reach a landmark climate change agreement and a focus of the conversations that will take place, as well as the defense agreement, as well as the civil nuclear agreement, as well as the economic partnership. कैरी के मुताबिक भारत और अमेरिका समुद्री सुरक्षा, समुद्र में आने जाने की आजादी और आतंकवाद के खिलाफ भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मसलों पर राजनीतिक और रक्षा बातचीत की जरूरत भी बताई। We share the belief that fact of this second visit after the very successful visit of the Prime Minister to Washington really says a lot about the value that both countries place on the criticality of our relationship. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने के लिए कई कोशिशें की हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के भीतर अमेरिकी वाणिज्य और रक्षा मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका का दौरा कर रिश्तों को नई ऊंचाई दी। जॉन कैरी ने दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों को रणनीतिक रूप से नई शुरुआत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में बीजेपी शासित राज्य ही पिछड़ रहे हैं। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़ों में ये बात सामने आई। 2014-15 में शौचालय बनवाने में कांग्रेस शासित कर्नाटक अव्वल रहा, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। कर्नाटक ने इस अवधि में 3,57,000 शौचालय बनाए, जबकि देश में बनाए गए कुल शौचालयों की संख्या 25,30,000 है। इस तरह 15% शौचालय अकेले कर्नाटक में बने हैं। पश्चिम बंगाल में 3,12,000, मध्य प्रदेश में 3,04,000 शौचालय बने हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत की खबर है। लखनऊ में 8 लोगों की मौत हुई, वहीं उन्नाव में 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में जहरीली शराब के 100 से भी ज़्यादा मरीजों को एडमिट कराया गया है, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जो
देसी शराब बनती है वो पिया होगी, इन लोगों ने रात को पिया था और अचानक वही सुबह 4 बजे से जो है फिर पेशेंट आना स्टार्ट हुए और सुबह 8 बजे के बाद से इकट्ठे कम से कम 150 पेशेंट यहाँ पे आए। कुछ जहरीली शराब पीने से इस गांव के कुछ रहवासी बीमार हो गए हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।